Welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am today tell you chapter number 9 and 10 of subject GK. So you have to see the video properly, and at the last I give you assignment. You have to write that assignment in your GK notebook. Let's start our topic. Hello student, today I tell you chapter number 9 and 10 of class 6 GK. स्टूडेंट, टॉपिक इज मैन ऑफ साइंस मीन्स जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं इन पास्ट, उनके बारे में बताया गया कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी हमको प्रोवाइड की. और फर्स्ट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, दैट इज ए ग्रेट साइंटिस्ट. ही वाज one of the greatest scientists of all times. Without his theories and computer and space travel may never be developed. In 1921 he was awarded the Nobel Prize. ये अल्बर्ट आइंस्टाइन थे. इनका जो माइंड था वो जो नॉर्मल पर्सन होता है उससे बहुत ज़्यादा तेज था, और इन्होंने हमें कंप्यूटर और स्पेस की ट्रैवल की थ्योरी प्रोवाइड की, और 1921 में इनको नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया. ओके, तो दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन. नेक्स्ट वन इज ही वाज एन इंजीनियर एंड ए पायलट. द जेट इंजन वाज हिज आइडिया. जो ये फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें जेट इंजन का आइडिया दिया, और ये एक इंग्लिश इंजीनियर और एक पायलट दोनों थे. ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर 100 years ago ही मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब. 100 साल पहले इन्होंने एक पहला बिजली से चलने वाला बल्ब है उसका निर्माण किया था. ही वाज एन अमेरिकन, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? अमेरिका से. तो आंसर इज थॉमस. दैट इज द पिक्चर ऑफ थॉमस. ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अर्लियर कैमरा, जो पहले के टाइम में कैमरा आते थे वो बहुत ही हैवी थे. ही इन्वेंटेड ए लाइटर कैमरा एंड वाज द फर्स्ट टू यूज द रोल ऑफ ए फिल्म. आंसर इज जॉर्ज ईस्टमैन. जिन्होंने हमें लाइटर कैमरा प्रोवाइड किया उस साइंटिस्ट का क्या नेम था? जॉर्ज ईस्टमैन. नेक्स्ट वन, ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड. ओके, जो हमेशा से ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे. ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज आइडिया ऑफ ग्रेविटी. स्टूडेंट, एवरीवन नो द लॉ ऑफ ग्रेविटी. One day when he was sitting under a tree, an apple fell on him. He realized that some force must have pulled the apple toward to the ground. उन्होंने ये रियलाइज किया कि ऐसा कुछ फोर्स जो हमारी अर्थ है उसके अंदर है, जो उसे धरती की तरफ खींच कर ले जा रहा है. क्योंकि जो एप्पल है वो आसमान में भी जा सकता था, बट ड्यू टू द सम फोर्स इट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. सो स्टूडेंट, उन्होंने उस टाइम लॉ ऑफ ग्रेविटी को डेवलप किया. तो दैट वाज आइजैक न्यूटन. इन्होंने हमें अदर थ्योरी भी प्रोवाइड किए हैं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी इज लॉ ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट वन, ही इन्वेंटेड डायमेट्रिक. ही मेड ए लार्ज फॉर्चून फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डायमेट्रिक and other explosive. He also made money from oil field. He left the money to award the prize for peace, science and literature. उनको नोबेल प्राइज मिला इसमें पीस में और साइंस में और लिटरेचर में. ओके, आंसर इज अल्बर्ट नोबल. इसका नेम क्या था? अल्बर्ट नोबल. सो स्टूडेंट, यू हैव टू सी द बायोग्राफी ऑफ ऑल द साइंटिस्ट ऑन net and know about many things that scientist. Okay, next one is nature chose. ये जो नेचर चोज होते हैं मीन्स जो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी प्रकृति पर जो अस्त व्यस्त जो चीजें होती हैं उसको नेचर चोज बोलते हैं. मीन्स जो हमारी प्रकृति को नष्ट करने का एक रीजन होती हैं. फर्स्ट वन इज स्मोक. स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग. मीन्स जिसमें दोनों में धुआं होता है और उनके कॉम्बिनेशन से वो स्मोक बन जाता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है. और इसमें बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसें होती हैं जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती हैं व्हेन वी ब्रीथ इन दैट एनवायरनमेंट. ओके,
in cities exhaust fumes from vehicles and their pollution are converted into photochemical smoke by sunlight. It is a choking mixture with irritate eyes and damage the lungs. Some smoke can be very dangerous. In 1972, smoke over London caused as 4,000 deaths. 1972 में इतना स्मोक बढ़ गया था लंदन नाम के जो सिटी है उसमें कि वहां पे 4,000 के अराउंड डेथ हो गई थी. ओके. Next one is acid rain. Burning of fossil fuels in factories, power plants and motor vehicles produce harmful gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide. Up in the sky, these harmful gases become a part of water drops in clouds and from acid. When it rains, the acid rain poisons the earth environment. It sinks into the soil and causing trees and plants to wither and die. It erodes buildings and kill fishes in lakes and rivers. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. Is a victim of acid rain. Its white marble is slowly turning grey. स्टूडेंट, एसिड रेन जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए भी हार्मफुल होती है, प्लांट्स के लिए भी और इवन नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हार्मफुल होती है. जैसे कि हमारा ताजमहल एक बिल्डिंग ही है, उस पर जो इसका व्हाइट मार्बल लगा हुआ वो धीरे धीरे ग्रे होता जा रहा है ड्यू टू द एसिड रेन. ये जो फैक्ट्रीज का जो फ्यूल्स होता है, मीन्स जो धुआं निकलता है मोटर व्हीकल से, वो जिसमें जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो ड्रॉप्स के रूप में क्लाउड्स में चली जाती हैं और जब बारिश होती है तो उनके साथ धरती पे नीचे गिरती है. इससे हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. ओके. नेक्स्ट वन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. अनदर टाइप ऑफ एयर pollution is the greenhouse effect. It is formed due to the contamination of several important gases with air. It is characterized when the gases is called greenhouse gases when move upward and combine the atmosphere and then return back on the earth. ये धरती से ही आकाश में जाती हैं बट ड्यू टू द सम नेचुरल इफेक्ट ये वापस फिर धरती पर आ जाती हैं एंड एक डेंजरस इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन लाइव्स पे. ओके. क्रॉप्स पे भी, प्लांट्स पे भी. These gases basically 6 in number. 6 होती हैं ये and they are methane, sulfur, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen and ozone. Basically the pollution is raised due to the burning of fossil fuel. It is very harmful for human skin और ये human skin के लिए भी बहुत ही harmful होती है. Okay. Next one is accidental air pollution. It is the type of pollution that is characterized when the causes are accidentally in nature. Commonly it is defined as the type of air pollution. समटाइम क्या होता है जो कंपनीज वगैरह होती हैं या कहीं भी आसपास एक्सीडेंटली जैसे कि आग लग जाती है या कोई भी वैसे ब्लास्ट हो जाता है तो वो क्या होता है एक्सीडेंटल एयर पोल्यूशन. उसमें जो धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूटेड कर देता है और जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं. तो स्टूडेंट, दीज आर द कॉजेज that affect our environment: smoke, acid rain, greenhouse effect and accidental air pollution. So that is the question for your assignment. You have to write some nature chores that affect our environment. Okay, that is your written assignment. Question number first is write some region of nature chores. means जो फैक्टर है जो नेचर को इफेक्ट करते हैं उनको राइट करना है और 5 साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था. We do the exercise of 3rd chapter of civics. Name what is government. First is fill in the blanks. First is dash is a group of people who are responsible for managing the affairs of a country. कि आंसर क्या है गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट एक लोगों का ऐसा ग्रुप है जो देश के जितने भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं. सेकेंड इज डैश इज द लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द कंट्री. लेजिस्लेटर की लेजिस्लेटर विधायिका जो है वो कानून बनाती है देश के लिए. थर्ड इज इन ए डैश द कंट्री इज रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस. इन मोनार्की की मोनार्की के अंदर क्या होता है राजा और रानी जो कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, देश के ऊपर रूल करते हैं. फोर्थ इज डैश इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इलेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्शंस. डेमोक्रेसी
कि डेमोक्रेसी गणतंत्रता एक या लोकतंत्र एक ऐसी फॉर्म है सरकार की जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। फिफ्थ इज डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कि भारत एक सबसे बड़ा गणतंत्र देश है। नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? 6, 2, 3, 5, कि सरकार के कितने लेवल हैं? आंसर इज 3। सेकेंड इज डैश इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक श्योर दैट द लॉ आर बीइंग एनफोर्स्ड, कि कौन सी ब्रांच है सरकार की जो ये श्योर करती है कि नियमों का पालन या नियम लागू हो रहे हैं या नहीं? तो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव नियम्स को विधायिका बनाती है और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है वो इनको लागू करती है। थर्ड इज द वर्ड सफरेज मीन्स, कि जो वर्ड सफरेज है उसका क्या मतलब है? राइट टू स्पीक, सफर, राइट टू वोट या पार्टिसिपेट? तो राइट टू वोट इज करेक्ट आंसर, कि वोट देने का अधिकार को ही सफरेज बोलते हैं। फोर्थ इज डैश इज द पीपल्स गवर्नमेंट, कि लोगों की सरकार कौन सी है? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबोव, तो क्या है? डेमोक्रेसी। फिफ्थ इज इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड एवरी, कि भारत के अंदर इलेक्शन कितने साल में होते हैं? 5 में, 4 में, 2 में, 8 में, तो एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। नाउ वी डू द मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, मैच टू न्यू दिल्ली, मोनार्की, बरूनी, डिक्टेटरशिप, हिटलर, NUWSS, बेटा ये आपका रॉन्ग है ऑप्शन, ये अपार्थाइड से मैच नहीं होगा, इसकी फुल फॉर्म आएगी। फिफ्थ है सफ्रीगेट मूवमेंट, एमेलाइन पेनक्रिस्ट, ठीक है, ये आपके आंसर सही है। तो ये फोर्थ जो फर्स्ट में इसमें है ये फोर्थ गलत है और इसका ई पार्ट ये गलत है। तो आप या तो इसकी फुल फॉर्म करेक्ट करके लिख लो या फिर आप इसको कटी कर दो, 4A मैचअप अपने रख लो। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज इन ए डेमोक्रेसी द रियल पावर लाइज विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल द कंट्री, कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोगों का ऐसा समूह होता है जो देश के ऊपर राज्य करते हैं। दिस इज फॉल्स, कि रियल पावर्स एक स्मॉल ग्रुप की नहीं होती, लोगों की होती है, ठीक है, इसीलिए फॉल्स है। सेकेंड इज द फाइट फॉर वुमेन्स राइट टू वोट बिगिन इन जर्मनी, नहीं ये गलत है। थर्ड न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुआ था। थर्ड इज पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रेशन, कि लोगों के जाति के आधार पर अलगाव की जो नीति है वो वॉज फॉलोड व्हेन वाइट्स एंड ब्लैक हैड टू लिविंग इन सेपरेट एरियाज, कि जब काले और गोरे लोग अलग अलग राज्यों में रहना स्टार्ट हो गए। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि जब वो साथ रहते थे तभी ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी और इन लोगों को अलग अलग कर दिया गया था। फोर्थ इज नेल्सन मंडेला वॉज द लीडर ऑफ अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका, कि जो नेल्सन मंडेला है वो लीडर हैं इस अपार्थाइड स्ट्रगल के साउथ अफ्रीका में। दिस इज ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इट्स सिटीजन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय लोगों को क्या करता है? वोट देने का अधिकार प्रदान करता है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हीं को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीट आवर ज्योग्राफी portion of exercise and now we do our civics. Let we start our history portion. Now we do the exercise of our first chapter of history, what, how and when. First is the period of history when human beings did not know how to read and write is called prehistory, कि जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। थर्ड इज अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। फोर्थ इज मनुस्क्रिप्ट इज ए सेट ऑफ लेटर्स इन विच ए लैंग्वेज इज रिटन, कि मनुस्क्रिप्ट क्या है? कि जो लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, ठीक है, भाषा के अंदर जो लिखा गया उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमेनी, कि एडी किसके लिए स्टैंड्स करता है? एनो डोमेनी के लिए। नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन।
फर्स्ट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज, कि जो पास्ट की हम स्टडी करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट इज मिडाइवल हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री। तो किसके नाम से जानते हैं? हिस्ट्री के नाम से। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर, कि रिलीजियस धार्मिक लिटरेचर के नाम से किसको जानते हैं? तो हर्षचरित्र, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या उपनिषद को। तो किसको जानते हैं? उपनिषद को जानते हैं, धार्मिक ग्रंथ। हु रोट इंडिका, इंडिका किसने लिखी? कालिदास ने, मेगस्थनीज ने, बाणभट्टा ने या फाहियान ने? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। फोर्थ इज डैश इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा विच स्टार्टेड विद द ईयर 1 एंड इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कि एक न्यू ईरा की स्टार्टिंग हुई जो आज तक चली आ रही है। तो एडी, बीसीई, बीसी या सीई? तो आंसर इज सीई। नाउ वी डू द मैचअप ऑफ दिस चैप्टर। कॉइन्स मैच टू न्यूमिस्टिमेटिक, ये इसको रीड करने की, कॉइन्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उनके बारे में है ये। फोक टेल्स, पंचतंत्र, हर्षचरित्र, बाणभट्टा, हुई ताज सिंह, चाइनीज ट्रेवलर है, और एपिक है महाभारत। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज न्यूमिस्टिमेटिक इज द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस, तो अभी हमने किया था कि किसका है? कॉइन्स की स्टडी है, तो ये फॉल्स है। एडिक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, दिस इज ट्रू, कि लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ने के लिए एडिक्ट्स मतलब स्तंभ या शिलालेख। थर्ड इज जीसस क्रिस्ट इज कंसिडर्ड टू बी बोर्न इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई, तो ये फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ इज जैन अंगाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर लिटरेचर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द अर्लीस्ट सोसाइटी। फर्स्ट वी डू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज इट इज जनरली एग्रीड दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम होमोइड्स, कि हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव है, वो होमोइड से मतलब जो मानवों से पहले, मानव जैसे जो लोग थे उनसे बिलोंग करते हैं। सेकेंड इज अर्ली ह्यूमन वर नोन एज हंटर गैदरर, कि जो पूर्व के मानव थे वो भोजन को इकट्ठा करने वाले थे, घुमंतु थे। थर्ड इज डैश पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइस एज, तो लोअर पैलियोलिथिक, इसको बर्फ युग के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ इज डैश एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 8000 BCE टू 4000 BCE, नियोलिथिक एज, जो कहाँ से कहाँ तक है? 8000 BCE से 4000 BCE तक। फिफ्थ इज द स्किन ऑफ एनिमल इज नोन एज हाइड, कि जो पशुओं की खाल होती है उसको किस नाम से जाना जाता है या किसके नाम से जाना जाता है? हाइड के नेम से। नाउ वी डू द चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज, कि ओल्ड स्टोन एज है उसको किस नाम से जाना जाता है? मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या आइस एज, तो पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। सेकेंड इज द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, कि आग की खोज किस काल की सबसे अच्छी मतलब कि एक विशेषता है? ओल्ड स्टोन एज की, न्यू स्टोन एज की, मिडिल एज की या आइस एज की? तो ओल्ड स्टोन एज की। थर्ड इज भीमबेटका इज लोकेटेड इन, कि भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो आंसर इज मध्य प्रदेश। फोर्थ इज द अर्लियर एविडेंस ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर हैज बीन फाउंड इन, कि सबसे पहले आग का यूज कहाँ हुआ था, इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? इंडिया में मिले हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, इजराइल में मिले हैं या स्पेन में मिले हैं? तो इजराइल में मिले हैं। फिफ्थ इज इन इंडिया द ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड नियर, कि भारत के अंदर जो सबसे पुराने आर्ट कला के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? दामोदर में, लांगंज में, सोन वैली में या ब्रह्मपुर में? तो कहाँ मिले हैं? सोन वैली में। नाउ वी डू द मैचअप। फर्स्ट इज अपर पैलियोलिथिक एज इज मैच विद ब्यूरिन्स एंड ब्लेड्स। सेकेंड इज ओल्ड स्टोन एज इज मैच विद फायर। थर्ड मीसोलिथिक एज इज मैच विद माइक्रोलिथ। फोर्थ लोअर पैलियोलिथिक एज इज मैच विद आइस एज। फिफ्थ नियोलिथिक एज इज मैच विद कल्टिवेशन। Okay, now we do the true false of this chapter. First is information about prehistory comes from fossil and artifacts, कि जो प्री हिस्ट्री के बारे में
हमें जानकारी मिलती है वो अवशेषों से या कला के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनसे मिलती है, तो ये ट्रू है। सेकेंड इज ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग टू लिव इन सेटलमेंट, कि मेसोलिथिक एज में जो मानव था वो सेटलमेंट में रहता था, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो केव्स वगैरह में ही रहता था। थर्ड इज द मिडिल पैलोलिथिक पीरियड सो द ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट, कि जो पैलोलिथिक पीरियड था, मिडिल पैलोलिथिक पीरियड, उस टाइम जो क्लाइमेट थी वो गर्म थी, तो ये फॉल्स है क्योंकि उस टाइम तो बर्फ का टाइम था वो। फोर्थ इज फायर वॉज डिस्कवर्ड इन ओल्ड स्टोन एज, ट्रू। फिफ्थ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लिव्ड इन नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, कि जो प्री काल का मानव था वो नेचुरल केव और रॉक शेल्टर्स में रहता था, रॉक के घर बना के रहता था, तो दिस इज ट्रू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पार्ट 6 पढ़ा था, दोहा। दोहे में हमने 7 दोहे पढ़े थे। आज उसी के प्रश्न उत्तर करते हैं। आगे प्रश्न है पहला आपके, पहला सही उच्चारण कीजिए। इनका सही उच्चारण करना है। पुनि, बपुरा, जड़मती, विचारे, बहुरी और तुरंग। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद कौन से दिन आते हैं। कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद कौन से दिन आते हैं, तो उत्तर आएगा कवि के अनुसार बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं। प्रेम का धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पर क्या होता है। प्रेम का धागा जब एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पर क्या होता है। उत्तर आएगा प्रेम का धागा जब टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। तीसरा प्रश्न, कल के काम को कब करना चाहिए, तो उत्तर आएगा कल के काम को आज करना चाहिए। कल के काम को आज करना चाहिए। चौथा प्रश्न है कौन सी 4 चीजें स्वर्ग के समान होती हैं। कौन सी 4 चीजें स्वर्ग के समान बताई गई हैं यहाँ पर, तो दोहा था हमारा पान पुराना घी नया और सुशीला नार, चौथी पीठ तुरंग की, 4 स्वर्ग संसार। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं वो स्वर्ग के समान बताइए कौन कौन सी। पहली है पुराना पान, दूसरा है नया घी यानी कि ताज़ा घी, आप उसको ताज़ा घी भी लिख सकते हो। पुराना पान, पुराना और ताज़ा घी, चरित्रवती स्त्री या अच्छे कुल की स्त्री तथा घोड़े की सवारी। ये 4 चीजें क्या बताई हैं, स्वर्ग के समान बताई गई हैं। कौन कौन सी, पुराना पान, ताज़ा घी, चरित्रवती स्त्री या अच्छे कुल की स्त्री तथा घोड़े की सवारी। आगे हमारा सही विकल्प में सागर में से मोती वही निकाल पाता है जो, सागर में से मोती कौन निकाल पाएगा, जो किनारे पर बैठा रहेगा वो, या जो डुबकी लगाए। तो कौन निकाल पाएगा, जो डुबकी लगाए। दूसरा, किसी काम को हाथ में लेने से पूर्व किस बात पर विचार करना चाहिए। किसी भी काम को हम हाथ में लेते उससे पहले हमें विचार करना चाहिए अपनी सामर्थ्य पर, यानी कि हम उस काम को कर सकते हैं या नहीं, तो अपनी सामर्थ्य पर। तीसरा है कौन सी वस्तु ताज़ा ही प्रयोग में लाना उचित है। अभी हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ है वो, घी। कौन सी चीज़ है, घी। आज का काम कल पर छोड़ने का क्या परिणाम होता है। जब हम आज का काम कल पर छोड़ते हैं तो क्या होती है, हमें उससे हानि होती है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में उत्तर इसका देना है। तो आप जैसे इसके बीच में बेटा क्या आता है, और अगर आपको इतना उत्तर मैंने बताया तो आप उसको पूरा लिख सकते हो। बुरे दिन आने पर क्या करने से में भलाई होती है। बुरे दिन आने पर क्या करने में भलाई होती है, तो उत्तर हम लिखेंगे कि बुरे दिन आने पर चुप होकर बैठ जाने में भलाई होती है। बुरे दिन आने पर चुप होकर बैठ जाना चाहिए, या चुप होकर बैठ जाने में ही भलाई होती है। दूसरा है टूटे हुए धागे को जोड़े तो क्या पड़ जाता है। जब टूटे हुए धागे को जोड़ते हैं तो क्या पड़ जाता है, गांठ। उत्तर आएगा गांठ। तो टूटे हुए धागे को जोड़े तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या चीज़ मूर्ख को चतुर बना देती है, अभ्यास। अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। कौन सी वस्तु पुरानी होने पर स्वाद वाली हो जाती है। कौन सी वस्तु, पान।
पान पुराना होने पर स्वाद वाला हो जाता है या स्वाद वाली हो जाती है। तो आप उत्तर लिखोगे कौन सी वस्तु पुरानी होने पर स्वाद वाली हो जाती है। उत्तर आएगा आपका पान। आगे है आपका लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। बुरे दिन आने पर चुपचाप रहना उचित क्यों होता है। जब बुरे दिन आते हैं तो हमें चुपचाप बैठ जाना रहना उचित क्यों होता है। तो उत्तर आएगा क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती। क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। बुरे दिन में अच्छा काम भी गलत हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बुरे दिन आने पर चुपचाप बैठना चाहिए। कि बुरे दिन आने पर चुपचाप क्यों बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती, इसलिए जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती और बुरे दिन में अच्छा काम भी गलत हो जाता है। आगे हमारा दूसरा प्रश्न, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। तो उत्तर क्या आएगा इसमें, प्रयत्न या अभ्यास। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न या अभ्यास करना पड़ता है। आगे है, एक बार मित्रता टूट जाने पर पुनः स्थापित क्यों नहीं होती। एक बार मित्रता टूट जाने पर स्थापित क्यों नहीं होती, क्योंकि एक बार मित्रता टूट जाने पर पुनः स्थापित करने से मित्रता में गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ने का मतलब है अर्थात मित्रता में मनमुटाव आ जाता है। कि जो मित्र हैं उनके मन में मनमुटाव आ जाता है। तो उत्तर आएगा कि एक बार मित्रता टूट जाने पर पुनः स्थापित करने से मित्रता में गांठ पड़ जाती है, अर्थात मित्रों में मनमुटाव आ जाता है। चौथा, अभ्यास करते करते मनुष्य क्या बन जाता है। तो अभ्यास करते करते मनुष्य चतुर बन जाता है। अभ्यास करते करते मनुष्य क्या बन जाता है, चतुर बन जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है लघुत्तरीय में, अपनी सामर्थ्य से बाहर काम हाथ में लेने से क्या होता है। अपने सामर्थ्य से बाहर काम हाथ में लेने से क्या होता है। तो अपने सामर्थ्य से बाहर काम हाथ में लेने से वह काम नहीं हो पाता और निराशा ही हाथ लगती है। तो क्या होता है कि वह काम हो नहीं पाता और हमारे हाथ में निराशा ही लगती है। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ में देखिए बेटा, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। हमें इनका भावार्थ बताना है। पहला है, पान पुराना घी नया और सुशीला नार, चौथी पीठ तुरंकी, चार स्वर्ग संसार। और दूसरा है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, नेकी दिन पुनि आएंगे फिरत न लागे देर। तो जो पहला दोहा है पान पुराना घी नया, इसका भावार्थ है, इस दोहे का भाव है कि पान जितना पुराना हो अच्छा होता है। कि पान जितना पुराना हो अच्छा होता है तथा घी जितना ताज़ा हो वही अच्छा होता है। कि पान पुराना होगा तो अच्छा लगेगा और घी जितना ताज़ा होगा वो अच्छा है। चतुर स्त्री तथा घोड़े की सवारी, और अच्छे कुल की स्त्री या चतुर स्त्री तथा घोड़े की सवारी, अगर ये चारों चीज़ें मिल जाए तो ये स्वर्ग के बराबर हैं। कि ये चारों चीज़ें स्वर्ग के समान बताई गई हैं। कौन कौन सी, पुराना पान, ताज़ा घी, चतुर स्त्री तथा घोड़े की सवारी, ये चारों चीज़ें किसके समान बताई गई हैं, स्वर्ग के समान बताई गई हैं। अगला है हमारा, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन का फेर, नेकी दिन पुनि आएंगे फिरत न लागे देर। तो इसमें आएगा आपका, रहीम दास जी कहते हैं कि बुरे दिन आने पर हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए। कि बुरे दिन आने पर हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन जब आते हैं तो बात बनते देर नहीं लगती। तो जब अच्छे दिन आते हैं तो बात बनते हुए देर नहीं लगती, और जब बुरे दिन में अगर हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो भी वो किसी न किसी तरह से काम हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे दिन आने का इंतज़ार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अब इसमें उन दोहों को उद्धृत कीजिए जिनका आशय है। यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपको उत्तर दे रखा है, यानी जो दोहे हैं उनका भावार्थ बता रखा है। आपको वो दोहा बताना है किसका है। समय बहुमूल्य है, किसी भी काम को हमें आगे के लिए नहीं टालना चाहिए। काम को उचित समय पर ही खत्म कर लेना चाहिए। तो ये कौन सा दोहा है बेटा इसके अंदर। तो इसमें दोहा आएगा आपका, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये किसका आएगा, ये वाला। फिर दूसरा है आपका,
अपनी सामर्थ्य के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, अपनी क्षमता से अधिक काम करने से दुखी भोगते हैं। अभी पढ़ा था हमने ये, जिसका हमने अर्थ किया था कि अपनी सामर्थ्य के अनुकूल ही कार्य करना चाहिए, अपनी क्षमता से अधिक काम करने से हम दुखी भोगते हैं। तो कौन सा आएगा इसके अंदर? अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी ठोर। ठोर माने स्थान। तो ये इसी का अर्थ है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुकूल ही काम करने के, अपना सामर्थ्य विचार करने के बाद में ही कोई कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक काम करने पर क्या होता है? उसमें हानि ही होती है या दुखी हमें होता है। कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठोर, के हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितने ही हमारे पास स्थान है। तो बेटा आपको ये सभी प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube channel. This is for 6th class. Yesterday we discussed about the pronoun and first two kinds of pronoun, that are possessive and personal pronoun. Now today I will tell you about interrogative pronoun. What are interrogative pronouns? Pronouns that are used to ask questions. Pronouns वो होते हैं जो हमें क्वेश्चंस पुट करते हैं, जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर, व्हाट इज़ योर नेम? with what we are started with a question, so and end with a question mark. They all type of questions are called interrogative pronouns. Next example is, where is the Taj Mahal situated? Taj Mahal कहाँ पे situated है? Then we are started with the WH family, that is where, and end with the question mark. So this is interrogative pronouns. And everybody knows pronouns are used in place of noun. Next one is relative pronouns. What are relative pronouns? Relative pronouns are pronouns that are used to join two sentences or are reveal the relation with the noun that comes before it. See, what are relative pronouns? Relative pronouns क्या होते हैं? जो pronouns हम दो sentences को, दो वाक्य को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और वो प्रोनाउंस हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रिवील द रिलेशन विद द नाउन दैट कम्स बिफोर इट। इट मीन्स जो दो वाक्य हैं हम जोड़ते हैं और उनके लिए जो हम दो वाक्य को जोड़ने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, वो प्रोनाउंस दैट आर रिवील द रिलेशन, वो रिलेशन शो करते हैं एंड विद नाउन, नाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं एंड वो नाउन से पहले यूज़ होते हैं। दे ऑल आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। You can see the examples here. First example is, I know that man who is a fighter. I repeat it. I know the man who is a fighter. इस पे जो the man है ये noun है and who is relative pronoun. The man is noun, ये noun है and who is relative pronoun. So we use this before noun. Noun जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं, this is called relative pronoun. Who is the relative pronoun? Next example is, I like the book which has a hologram. It means the book is noun
और इससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, विच। तो विच क्या है, हमने इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, विच। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में हु यूज़ किया था, ऐसे ही हमने नेक्स्ट सेंटेंस में विच यूज़ किया है। और इस विच वर्ड से हम क्या करेंगे, ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इट यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने यूज़ किया है। So they are the two examples we are discuss about the relative pronoun. Next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns are pronouns that are used to show or to indicate some nouns are called demonstrative pronouns. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ये दर्शाते हैं हमें कि जो नाउन है वो उसके बारे में बताते हैं कि उसकी जो उसके जो हम उसको देखते हैं वो कहाँ पे है, नियर बाय है या फार अवे है। तो उन वर्ड्स को हम उन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उन नाउन्स को हम ये देखने के लिए कि वो फार अवे है या नियर बाय है, देन वी आर यूजिंग डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम तब यूज़ करते हैं तब हमें सेंटेंस में ये जानना हो कि वो प्रोनाउंस नियर बाय हैं या फार अवे हैं। I will give you some examples here. This is my house. See, we are using only 4 words in demonstrative pronouns. You can see here we are using this, that, these and those. And how we are going to use these 4 words in demonstrative pronouns according to the sentences, you can see here. फॉर अ सिंगल नाउन, अगर जब हमारे पास सिंगल नाउन होगा और वो नियर बाय होंगे, हमारे पास नियर बाय मतलब पास होंगे, उन्हें हम उसमें हम दिस यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। दैट हम यूज़ करेंगे फॉर अ सिंगल नाउन के लिए यूज़ करेंगे, बट वो हमारे फार अवे होंगे यानी कि दूर होंगे, व्हेन इट इज़ फार। दीज फॉर प्लूरल नाउन, हम प्लूरल नाउन के लिए दीज यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस। दिस का प्लूरल नाउन है हमारे पास दीज, और इसको हम प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करेंगे। वही सेम व्हेन इट इज़ नियर, क्योंकि हमने दिस में भी नियर बाय के लिए यूज़ किया था, और दीज को भी हम नियर बाय थिंग्स के लिए ही यूज़ करेंगे, नियर बाय नाउन्स के लिए यूज़ करेंगे। दोज इज़ यूज फॉर प्लूरल नाउन व्हेन इट इज़ फार। प्लूरल हमारा दैट का एक प्लूरल है, और उसको हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे व्हेन इट इज़ फार अवे, जब हमारे पास जो भी नाउन्स होंगे वो फार अवे होंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 kinds of pronoun today. First is interrogative, second one is relative, and third one is demonstrative pronoun. And you can see the examples of demonstrative pronouns here. This is my house, यानी कि यह मेरा घर है। Those are lily flowers, वह लिली फ्लावर्स हैं यानी कि वो दूर हैं, और वी आर यूजिंग लिली फ्लावर्स मीन्स प्लूरल नाउन यूज़ कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग फार अवे थिंग्स बाय विद दोज। फार अवे थिंग्स दूर हैं हमारे पास लिली फ्लावर्स, और वो प्लूरल हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज। I hope you all are understand this video very carefully, so please see this video, and I just try to complete your book exercise. Yeah, tomorrow we are going to discuss about the book exercise. Thank you everyone. So student, see the chapter number 3, The Wise Man of Moles। यानी कि मोल्स एक जगह का नाम है, ये आइलैंड है जो कि मिडिल ऑफ के ओशन के मिडिल में सिचुएटेड है। तो उसके वहाँ के जो लोग हैं उनके वो कितने बुद्धिमान हैं उस चीज़ के बारे में ये जो चैप्टर है वो आपको दिया हुआ है। और इसमें है कि इनकी जो है हैबिट होती है कि कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करें और उसको जो है फिर सॉल्व के लिए ढूंढे। तो ये एक जो है फनी स्टोरी है जिसको जी की प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व करते हैं, और इस तरह से वो दिया हुआ है। तो मोल जो है वो टिनी आइलैंड है मिडिल ओशन के बीच के। तो वहाँ के लोग क्या है कि वो हार्ड वर्किंग करते हैं, और वहाँ के लोग बहुत ही वाइज है, ऐसा भी वहाँ का मानना है कि उनको जो फ़नी स्टोरीज़ बनाने में बहुत मज़ा आता है, वो अपने आप में ही फनी स्टोरीज़ बना लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एक दिन जो है वो सारे बंदे
बंदे बैठ करके सर्कल में बैठ करके, जैसे ये आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में देखिए सर्कल में बैठ करके वो डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना, ऐसा करना चाहिए जो हमने पहले कभी ना किया हो। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, फिर उन्होंने क्या आइडिया बनाते हैं कि क्यों ना हम अपने गांव में एक कुआं खोदें। तो अब ये देखिए इसमें डायग्राम में वो कुआं खोदने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ देखिए कि हर वो लोग आपस में ये बात कर रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छा हमने काम किया है कुएं खोदने का। उसके बाद वो कुआं खोदने की जो है कोशिश करते हैं और उनको बहुत ही एक्साइटिंग होता है कि हम कुआं खोद रहे हैं। उसके बाद व्हाट दे डू, वो जो है कुएं खोदते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने कुआं खोद दिया है और उसकी बहुत सारी मिट्टी जो है वो बाहर इकट्ठा हो गई है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में ये मिट्टी खोद करके बाहर, तो फिर क्या करते हैं कि ये खोदते खोदते फिर एकदम से स्टॉप, कहते हैं कि रुको रुको। उनमें से ये कहता है कि रुको, हमने ये क्या कह दिया, ओलफ वो क्या कह रहा है कि रुको, देखो हमने एक गड्ढा तो खोदे लेकिन जो इसकी मिट्टी बाहर है, इन मिट्टी को हम क्या करेंगे। तो उनमें से एक कहता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम जो ये मिट्टी हमने जो बाहर हमने ये मिट्टी निकाली गई है, इस मिट्टी को एक और गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उस मिट्टी को हम उसमें डालेंगे। तो इस तरह से फिर वो छोड़ करके फिर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो है वो फिर दूसरा गड्ढा खोदने लगते हैं। फिर इसी तरह से जब दूसरा गड्ढा भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसकी मिट्टी बाहर जब गिर जाती है तो उसको फिर एक कहते हैं कि रुको रुको रुको, अब ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अब इस गड्ढे की मिट्टी हम किस में डालेंगे। फिर इसी तरह से वो तीसरा गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और इसी तरह से क्या है कि जो है काम करते हैं और फिर वही चीज़ें उनको आ जाती है। तो उसी तरह से जो है इसमें सिग्मा ने लास्ट में वो क्या कहता है कि रुको रुको, हमने बहुत गड्ढा तो खोद दिया है लेकिन क्या है कि उसमें जो है हम इन मिट्टी को फिर कहाँ से करेंगे। इस तरह से जो है ये करते रहे। तो उनमें जो है अपने सिग्मा ने है जो पर्सन है जो कहता है कि नहीं, हमने ऐसा किया तो हमें अगेन से फिर से जो है सर्कल पे फिर बैठ जाते हैं आपस में और सोचते हैं, इस पर विचारते हैं कि अब क्या करना चाहिए। फिर अगेन उसमें ये विचार आता है कि हम क्यों ना इसको दोबारा से जो है गड्ढा खोदें और उस मिट्टी के लिए तैयार करें। तो इट मीन्स व्हाट कि अगेन दे इन द फर्स्ट दे डिग्ड अ try to dig a well in their village, and again when they digged and then just find the waste the soil outside, they thought कि हम इस soil को कहाँ डालेंगे। तो उसी तरह से दूसरा गड्ढा खोदा, फिर दूसरे गड्ढे की मिट्टी निकली तो तीसरा गड्ढा खोदा। जब तीसरे की मिट्टी गड्ढे की मिट्टी निकली तो उन्होंने कहा कि अब जो ये मिट्टी है अब इसको इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है कि वो गड्ढा खोदते रहे खोदते रहे और खोदते रहे और जब उसकी मिट्टी निकली तो उसकी मिट्टी को दोबारा से किसी गड्ढे में डालने के लिए फिर वो गड्ढा खोदते रहे। तो इस तरह से जो है उनका बहस चलता रहा। स्टूडेंट, तो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में फिर अगेन इसी तरह से उनकी वो प्रॉब्लम जो है, बहुत से इसमें जो है पर्सन्स थे, जैसे फ्रिट्स है, सिगमेंट है और भी लोग हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने बार बार कहा और फिर वो करा। तो उसके बाद आखिर में ये लास्ट में क्या निकलता है कि परहैप्स दे आर स्टिल डिगिंग आउट देयर इन आइलैंड ऑफ मोल, यानी कि मोल के उस आइलैंड में आज तक, क्योंकि वो काम उन्होंने शुरू किया था, सो दे हैव स्टार्टेड अगेन एंड अगेन। तो आज तक जो है वो वहाँ पे अगर अब भी हम सोचते हैं तो शायद वो आज भी वो गड्ढा खोदने में ही लगे हुए होंगे। स्टूडेंट, अब इसके देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। आइलैंड का है जैसे कि एन एरिया ऑफ लैंड एंटायरली, तो ये जो है इस तरह से वर्ड्स दिए हुए हैं। रेजिडेंस का है, रेस्टलेस है, आपका सॉल्यूशन है, ये नोडेड है। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, साथ के साथ जो है आप इसको कॉपी में भी नोट कीजिएगा। अब इसका देखते हैं ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वर्ड सेंटेंस। अब ये जो या तो ये जो यहाँ पे दिए गए हैं तीन, इनको या तो आप वर्ड्स में लिखो या फिर सेंटेंस में, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। तो पहला देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइलैंड, आइलैंड का नाम क्या था। या तो हम लिख देंगे नेम ऑफ द आइलैंड वाज मॉल्स, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड में लिख दिया मोल्स, यानी कि आइलैंड का नाम क्या था, मोल्स था। और वेयर वॉज इट सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड था। तो ये इसका आंसर यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख दिया, इन द मिडल ऑफ एन ओशन, यानी कि ये ओशन के बीच में स्थित था। नंबर थर्ड देखिए, व्हाई डिड दे डिसाइडेड टू डिग अ बिगर होल, बड़ा होल उन्होंने खोदने के लिए क्यों डिसाइड किया। फॉर ए वेल इन द विलेज, उन्होंने एक गांव में कुआं खोदने के लिए बड़ा जो है होल खोदने की उन्होंने डिसाइड किया ताकि गांव में कुआं बना सकें। अब इनमें एमसीक्यूज देखिए बेटा। द फर्स्ट वन सी द residents of the island of moles were,
क्या आएगा इसमें? फुलिश आएगा, इंटेलिजेंट आएगा या हार्ड वर्किंग आएगा? तो हमारा ये पहले ही लाइन में ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ मूल्स वर हार्ड वर्किंग, वो लोग हार्ड वर्किंग थे। अब दूसरा देखिए, वी नीड ए डैश इन द विलेज, तो उनको विलेज में क्या चाहिए था? स्कूल चाहिए था, वेल चाहिए था या हॉस्पिटल? दे नीड अ वेल, तो यहाँ पे जो है इसका वेल, यानी कि उनको वेल चाहिए था, तो आपका ये इसका आंसर आएगा, ये नहीं है। तो सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे थर्ड देखिए, नेम ऑफ द नेम ऑफ द मैन हु केम आउट विद द आइडिया ऑफ डिगिंग ए वेल वॉज फ्रीज था। तो फ्रीज है इसका आंसर, ये मैंने आपको यहाँ पे जो है लिख करके दिए हुए हैं और अब मैं आपको बता रही हूँ। और ये ऑलिव जो है सडनली स्टॉप डिगिंग, ऑलिव ने जो सडनली डिगिंग के लिए स्टॉप किया और हेल्प ऑफ हिज हैंड, और उन्होंने जो है हेल्प की, तो ये डिगिंग इसका आएगा, ना तो वर्किंग आएगा ना मूविंग आएगा। उसी तरह 5 का दिए, दे लुक्ड एट सिगमंड इन डिसमे, उन्होंने जो है सिगमंड को अचंभे निगाहों से देखा, तो इसमें यहाँ जैकब भी नहीं आएगा, एलिक भी नहीं आएगा, यहाँ पे इसका आंसर है सिगमंड। अब नंबर 6 देखिए, दे रब देयर चिन्स एंड स्क्रैच देयर हेड एंड लुक्ड एट वंस अदर फेस, उन्होंने अपनी जो है ठोड़ी को जो है सहलाने लगे और एक दूसरे की तरफ अपने मुंह को करके देखने लगे। तो ये टर्न नहीं, ये स्कैर्ड नहीं है, तो ये आ जाएगा स्क्रैच्ड आएगा, और ये ना ही बेंट आएगा यहाँ पे, तो इसका राइट जो है बी ऑप्शन है। अब देखिए 7th का, परहैप्स दे आर स्टिल डिगिंग आउट देयर इन द आइलैंड ऑफ मोल, तो यहाँ पे डिगिंग क्यों आएगा कि हमें लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में भी ये लाइन जो है आपको लिखा हुआ है कि यस वहाँ पे डिगिंग आएगा, ना तो ये सिटिंग आएगा ना ही थिंकिंग आएगा, कि वो अब भी वहाँ पे खोदते हुए आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट, जो सी का है उसका देखिए, मैं ये इसमें आपकी ये 7 क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, मैं इसके मतलब बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर जो है बताती हूँ। वॉट डिड द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ मोल्स लव टू डू, जो आइलैंड के लोग थे रेजिडेंट्स के, इसके मोल्स के, उनको क्या पसंद था? दे आर द रेजिडेंट्स, अच्छा, वाई वर द रेजिडेंट्स ऑफ द मोल सिटिंग रेस्टलेस, वो रेस्टलेस क्यों बैठे हुए थे? दे सिट टुगेदर इन द सर्कल, और वो सर्कल में क्यों बैठ गए थे? नंबर 3 देखिए, हु केम आउट विद एन आइडिया, किसको आइडिया आया? डिड द अदर्स लाइक इट, और दूसरों को क्या वो आइडिया पसंद आया? नंबर 4 देखिए, व्हाट प्रॉब्लम डिड ऑलिव रेज, उन ऑलिव ने जो है क्या प्रॉब्लम रेज की, उठाई? वॉज इट जेन्युइन प्रॉब्लम, क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी? ये आपको बताना है। एंड व्हाट वाज द सजेशन ऑफ एरिक, एरिक की क्या सजेशन थी, सलाह थी? डिड अदर एक्ट अपॉन हिज सजेशन, और दूसरों ने क्या उसकी सजेशन को माना और उस पर अमल किया? व्हाट प्रॉब्लम डिड सिगमंड राइज, और सिगमंड ने कौन सी प्रॉब्लम को उठा दिया? हु केम आउट विद द सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन किसने निकाला? और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डू यू थिंक दे कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय डिगिंग बिगर होल? एक्सप्लेन, या क्या इसमें क्या कि क्या तुम्हें ये लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम की थी उसका सॉल्यूशन बिग होल करना ही था? तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका जो है मैं आपको आंसर बताती हूँ। सो स्टूडेंट, ये जो है आपका चैप्टर 3 का जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया है, ये आंसर नंबर 1 है। द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ मोल्स वेर हार्ड वर्किंग एंड दे ऑलवेज लव टू मेक फनी स्टोरीज अबाउट दमसेल्फ, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का। अब सेकंड का देखिए, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको ये सेकंड का आंसर दे रखा है। तो फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, समझा दिया था मैंने आपको आंसर्स। अब देखिए, द रेजिडेंट्स ऑफ मोल्स वर गेटिंग restless because of some days they had no problem to solve. They sat together in the circle because they held a meeting, and they believed that sitting in a circle would help them think better. तो ये क्या है कि वहाँ के लोगों ने जो है अपना डिस्कस किया, और सर्कल पे उनका एक मानना था कि अगर हम सर्कल में बैठ करके अगर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो हमें जो है अच्छा सोचने को मिलेगा। थर्ड का देखिए, फ्रीज कम आउट विद एन आइडिया, यस दे नॉट ओनली लाइक्ड इट बट एंड क्राइड इन द कोरस दैट दे बैडली नीड अ वेल, उन्होंने ना फ्रिज को जो आइडिया है ना उन्होंने जो है उसको माना ही, बल्कि वो खुशी से चिल्लाए कि हाँ उनको एक कुएं की जरूरत है। आंसर 4 देखिए, प्रॉब्लम रेज्ड बाय ऑलिव वाज दैट दे हैड डग आउट लॉट ऑफ सॉइल, बट व्हाट टू डू विद दैट इफ दे विल
let it lie, it may cause village अनटाइडी. यस, इट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने ये प्रॉब्लम की थी कि जो इतना ज़्यादा उन्होंने गड्ढा खोदा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे. और वो उनकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन थी कि जो मिट्टी जो कुएं से निकली, खोदी हुई जगह से जो निकली हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि गाँव को अनटाइडी कर सकते थे, और ये वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम थी. अब आंसर 4 देखिए. एरिक सजेशन वॉज टू dig another hole to put all the soil into the second one. Yes, the others should enjoy shouted in joy and start out act upon his suggestion. और एरिक को जो सजेशन आया कि हम ये जो सॉइल जो बची हुई है उनको दूसरे जो है गड्ढा खोदे और उसमें डाले, तो सभी लोगों को वो पसंद आया और उन्होंने जो है उस सजेशन को लाइक किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया. अब आंसर 6 देखिए. Sigmund raised problem that what to do with all the soil that was digging out in the second hole. Fritz came out with a solution. अब जो दूसरी अगेन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो सिगमंड ने ये कहा कि अब जब हम दूसरे गड्ढे में से जो मिट्टी खोद रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन जो है फ्रेज ने दिया. अब आंसर नंबर 7 देखिए. नो, दे कुड नॉट एबल टू solve the problem by digging a bigger hole because the same problem again they faced were when to put all soil which they had dig by hole. अब इसमें क्या नहीं, उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला था क्योंकि जो भी होल वो डिग कर रहे थे उसमें से जितनी भी सॉल आ रही थी वो दोबारा से उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. इस तरह से जो है वो जो है होल को खोदने के बाद भी उनको जो है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला. सो स्टूडेंट, आज का ये रिवीजन जो है क्वेश्चन आंसर तक, तो नेक्स्ट जो है इसमें वीडियो में मैं आपको जो है ये ट्रू फॉल्स से आगे का जो है जो मैंने करवाया है वो आपको करवाऊंगी. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये जो वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू. टेक केयर.